नमस्कार भाइयों, कैसा चल रहा है सिलसिला ज़िंदगी का। तो चलो यार, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे स्कूल में कहाँ कहाँ तक हो गया। कैश बुक ओवर हो गया है, रश कर रहे हैं ना सिलेबस। हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो ठीक है यार, आज मैं तुम लोगों को, क्योंकि इसलिए मैं पूछ रहा था बिकॉज आज मैं तुम लोगों को जर्नल के थोड़े से कंसेप्ट्स बताने वाला हूँ। और मैं चाहूँगा कि तुम लोगों को वो, मतलब देखो यार, अपन ने बेस ऐसा बनाया, अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बात करूँ, अपना बेस ऐसा बना हुआ है कि जो भी अपन करते जा रहे हैं वो हर एक चैप्टर से रिलेटेड है। मैंने ये तुम लोगों को बहुत शुरुआत में ही बताया था, डजंट मैटर विच चैप्टर वी आर डूइंग, जो भी हमने प्रीवियस किया हुआ है वो सारा तुम रिलेट कर पाओगे। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। लाइक आज अपन जितनी भी देर पढ़ेंगे, ऑनेस्टली तुम्हें लगेगा यार हाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं हेडिंग डाल देता हूँ, जर्नल एंट्रीज, और इसमें मैं तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझाना चालू करता हूँ, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, और जितना समझ में आए मुझे बताना, अगर नहीं आता है तो भी मुझे बताना, सो दैट मैं उसमें चेंजेस कर सकूँ। चलो यार, श्री गणेश करते हैं आज। तो यार जर्नल एंट्रीज में तुम्हें क्या ध्यान में रखना है, तुम लोग जानती होगे मैंने तुम्हें 4 चीज़ों में डिस्टिंक्शन करवाया था। तो जैसा मैं बोल रहा था, मैंने तुम लोग को 4 चीज़ों में सारी चीज़ें बताई थी। इनकम बताए थे, एक्सपेंसेस बताए थे, एसेट्स बताए थे, और चौथे मैंने तुम लोगों को लायबिलिटीज़ बताया था। मैंने बोला था बेसिकली ये 4 चीज़ें ही होती हैं। फिर मैंने फर्दर तुम लोगों को परेशान करने के लिए और तुम्हारी समस्याएं बढ़ाने के लिए बोला था लायबिलिटीज़ 2 पार्ट में डिस्टिंग्विश होती हैं। एक होता है एक्विटी, मतलब जो पार्टनर या जो ओनर होता है वो कैपिटल लगाता है, उसको नाम देते हैं एक्विटी, और बाकी जो आउटसाइडर्स से रिलेटेड होती हैं उन्हीं को आप नाम देते हो लायबिलिटीज़। क्योंकि अचानक से आपको ये टॉपिक दिखने लगेगा अपनी बुक्स में कि जब अकाउंटिंग की बात करते हैं, जब जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं, तो ये लोग है ना घुमा के देते हैं बुक्स में। इन्होंने इससे पहले कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया ये वाला, लेकिन जैसे ही ये चैप्टर चालू हुआ इन्होंने लिख दिया कि भैया चीज़ें 4 नहीं 5 होती हैं, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज़। लेकिन क्योंकि हम होशियार हैं और हमने मॉडर्न ज़माने वाली बैलेंस शीट पढ़ रखी है जो एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013 है, तो हमें चाहे ये लोग बताएं चाहे ना बताएं, हमें पता है इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लायबिलिटीज़ तो होती हैं, लेकिन जो कैपिटल होता है उसको सेपरेटली ट्रीट किया जाता है, क्योंकि कैपिटल जो होता है वो ओनर लगाता है, और ओनर का लगाया हुआ पैसा एक और नाम से जाना जाता है एक्विटी। बताओ मेरे भाइयों, तुम इस बात से एग्री करते हो या नहीं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ? क्या बात है, एग्री करते हो? बस अगर तुम्हें पता चल गया तो ज़िंदगी इसी के अराउंड रिवॉल्व होती है। क्योंकि मैं इससे पहले तुम्हें सारी चीज़ें करवा चुका हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे तुम्हें कुछ बहुत ही डिटेल में ले जाके बताना ज़रूरी है। अब तुम मुझसे पूछोगे कि भैया जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, तो यही सबसे बड़ी समस्या है और यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती करने वाले लोग हैं। ज़रा देखिएगा मैं क्या बनाने वाला हूँ, फॉर्मेट ऑफ जर्नल बना रहा हूँ, ठीक है मेरे भाइयों। देखना, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस दे देना जब आप जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाते हो, तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक, वो अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, घर वाले हैं ना जो आपको कॉपी वॉपी सब दिलवा देंगे, ऐसी बात नहीं है। और एक बार देख लेना, अधिकतर लोग क्या करते हैं, अमाउंट के बहुत बड़े बड़े कॉलम बनाते हैं और जो जर्नल एंट्री लिखने का कॉलम है वो बड़ा छोटू सा बना देते। तो ऐसी गलती आप मत करना, बिकॉज आप एक नेक इंसान हो और आप मेरी बताई हुई बातें मानते हो। अब यहाँ पे साइज देख लेना मेरे भाइयों, वरना ये गलती करोगे और मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ और अपने बाल खींच रहा हूँ कि मैं जब बोल रहा था तो क्यों नहीं सुन रहे थे। तो पहले ही सुन लो ना, पहले ही सुन लो जो मैं बता रहा हूँ। देखो जरा, अमाउंट का कॉलम छोटे हैं है कि नहीं है, और पर्टिकुलर्स का कॉलम देखो कितना बड़ा है। मैं हेडिंग लिख देता हूं ताकि तुम्हें चीज़ें क्लियर हो जाए। दिस विल बी अ डेट साइड, दिस विल बी पर्टिकुलर्स, ये होता है मेरे भाइयों लेजर फोलियो, ये होता है मेरे भाइयों अमाउंट इन रुपीज़। यहां पे आता है आपका डेबिट साइड, यानी डेबिट अमाउंट लिखा जाता है, और यहां पे लिखा जाता है मेरे भाइयों क्रेडिट अमाउंट। अब जो आप ये देख रहे हैं, आप फॉर्मेट पूरा का पूरा ऐसा ही बनाएंगे, प्लीज़ कृपया करके ऐसा फॉर्मेट बना लें स्केल पेंसिल से। मैं चाहूँगा कि आप नीट एंड क्लीन काम करें। ऊपर आपकी हेडिंग आया करेगी, याद रखना, बुक्स ऑफ डैश लिमिटेड, और यहां पे बड़ा बड़ा लिख दोगे जर्नल। चलो मेरे भाइयों, अगर इतना लिख लिया है तो अब मैं तुम्हें चीज़ें समझा सकता हूं कि जर्नल का मेन फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। देखो मेरे भाइयों, अब तुम सबसे बड़ी गलती क्या करोगे, जर्नल पे कभी भी कैश पे ध्यान मत दो। जर्नल एंट्री अगर कर रहे हो, यू नेवर हैव टू फोकस ऑन कैश नो मैटर वॉट। अगर तुमने कैश का लॉजिक लगाना चाहा तो तुम्हारी पूरी जर्नल एंट्री खराब हो जाएगी। जैसे भैया डेबिट
what comes in, credit what goes out, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. तो अगर तुमने इसमें लॉजिक कैश के बारे में लगाना चालू किया, या ये तुमने फंडे सोचते हुए कैश के बारे में सोचना चालू किया, समझ जाओ मेरे भाइयों, तुम गलत दिशा में जा रहे हो. समझ रहे हो मेरी बात? अगर हां तो जल्दी से यस टाइप कर देना. ओके, नाउ यहां पे तुम लोग मेरे को देख सकते हो, मैं तुमसे बहुत अच्छे से बात कर रहा हूं, समझ रहे हो? बिल्कुल एकदम भाई वाली बात है यहां पे. अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यह ध्यान रखना है कि गलती से भी जर्नल एंट्रीज करते वक्त अगर तुमने कैश का लॉजिक बिठाना चाहा कि भैया कैश इन हो रहा है, कैश आउट हो रहा है, कैश ये हो रहा है, कैश वो हो रहा है, बेटा गए. मैं फोकस से बाहर जा रहा हूं? नहीं, नाउ आई एम इन फोकस. हाँ, तो अगर मैं कैश में इन हूं, कैश में आउट हूं, कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, अगर तुमने कैश पे ध्यान दिया, मतलब रक्षित भाई कोई लॉजिक ही नहीं है, मैं तो सिंपल बात कह रहा हूं कि अगर तुमने कैश का लॉजिक लगाने बैठे तो तुम्हारा हो गया क्वेश्चन गलत. डेबिट व्हाट कम्स इन अपार्ट फ्रॉम कैश सोचो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट अपार्ट फ्रॉम कैश सोचो. यानी ये तो पूरी दुनिया जानती है, और तुम बता देना तुम मेरे से एग्री करते हो या नहीं. ये तो पूरी दुनिया जानती है कि बिजनेस में या तो कैश आता है या तो कैश जाता है. तो हमें कैश लॉजिक नहीं लगाना है, हमें लॉजिक ये लगाना है मेरे भाइयों कि कैश किस लॉजिक से आया और किस लॉजिक से गया. कैश आया, कैश गया, ये सभी जानते हैं, तभी बिजनेस है. आपको यह ध्यान देना है कैश किस लॉजिक से आया, कैश किस लॉजिक से गया, उस पे आपके सारे अकाउंटिंग रूल्स लगेंगे. आई होप आप ये छोटी सी बात समझ पा रहे होंगे मेरी. अब यार ये मैंने तुम्हें पूरा बना के दिखाया. सबसे पहले तुम्हें यहां पे डेट डालनी पड़ेगी, जैसे सन 2020 है, और उसके बाद बकायदा बिल्कुल बिना सोचे एक लाइन छोड़ देना. मान लेते हैं हमें एक ट्रांजैक्शन दिया हुआ है जनवरी 1 का, तो हमने जनवरी 1 लिखा, ठीक है. तो मेरे भाइयों यहां पे मैं बात करूंगा कुछ पीड़ित लोगों की जिनको मिसकंसेप्शंस हैं, स्पेशली जर्नल एंट्रीज को लेके. तो मैं कुछ मिसकंसेप्शंस तोड़ने वाला हूं, कुछ नई चीजें बताने वाला हूं, जिससे तुम्हें कुछ दुख भी हो सकता है जो तुमने जर्नल को लेके सीखा हुआ है. मेरे लिए सुन लेना, किसी के लिए नहीं तो मेरे लिए सुन लेना, ठीक है. और जब मैं वो बता दूं तो उसके बाद बताना कि तुम्हें समझ में आया या नहीं आया. यहां पे मैं पहली एंट्री लिख रहा हूं और मैं यहां पे सेंटेंस लिखता हूं, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल इनटू द बिजनेस. आपने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की, से फॉर एग्जांपल 50,000 की. क्या ये सबको लिखा दिख रहा है? कृपया करके चेक करिए. इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल इनटू द बिजनेस 50,000. बिजनेस में पैसा आया 50,000 मेरे भाइयों, पैसा. और मैंने ही बोला है कि पैसे पे ध्यान नहीं देना है, कुछ भी हो जाए पैसे पे ध्यान नहीं देना है. यह मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं मेरे भाइयों. तो अब फिर आप क्या सोच के चलेंगे, मतलब हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, लाइक यू विल बी थिंकिंग ना, दिमाग चल रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर लूं मैं. तो मैं आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं. आया क्या बिजनेस में? कैपिटल आया ना. कैपिटल क्या होता है? इनसाइडर लायबिलिटी होती है कि नहीं होती है? मैं जानना चाहता हूं कि अगर कैपिटल बिजनेस में आ रही है तो कैपिटल का नेचर लायबिलिटी नेचर होता है या एसेट नेचर होता है? ये तुम मुझे कमेंट में बताओगे, क्योंकि मैंने ये पढ़ाई कभी करी ही नहीं. तो मैं तुमसे जानना चाहता हूं, वट एवर द कैपिटल दैट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, वेदर इट विल बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी और एन एसेट. प्लीज टेल मी, आई रियली वांट टू नो. और आई डोंट थिंक सो आई नो, बट नेशन वांट्स टू नो, एंड आई हैव बैड इंग्लिश, सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. सो मेरे भाइयों, जैसा बोला गया कि भैया ये लायबिलिटी है, तो क्या मैं कैपिटल को बीइंग अ लायबिलिटी क्रेडिट साइड दिखा सकता हूं मेरे भाइयों? बताना. तो भाई ऑब्वियसली लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, तो मैं लायबिलिटी को क्रेडिट दिखाऊंगा. अब ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल इनटू द बिजनेस मतलब कैश आया होगा. मैं कैश यूज नहीं करता बिकॉज वो बहुत फनी सिचुएशन होती है. लाइक दुनिया में अगर कोई भी टीचर आज इतना, मतलब इतना कुछ होने के बाद, लाइक प्लेटफॉर्म इतना डिजिटल होने के बाद, चीज़ें डिजिटाइज्ड होने के बाद, इफ अ टीचर इज स्टिल यूजिंग कैश अकाउंट डेबिट, अब बोलोगे नहीं सर वो कैश गड्डी लेके, भाई तब भी बैंक आएगा. गड्डी वाला जमाना गया. लाइक तुम 1990 में नहीं हो ना, तो कोई तुम मुंबई गैंग में कोई अच्छे सरगना या डॉन हो, समझ रहे हो? यू डोंट डील इन कैश ऑब्वियसली. अगर मैं आज एक बिजली का बिल, पानी का बिल भी अगर मैं ऑनलाइन भर सकता हूं तो दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग. तुम समझ सकते हो मेरे ख्याल से मेरी बात, मेरी भावना है कि बिजनेसेस ऑब्वियसली कैश से नहीं चल रहे होंगे, दे विल बी गोइंग थ्रू बैंक.
अब बोलो सर वहां पे तो कैश ही लिखा है। अरे मेरे भाई, कैश का मतलब सिर्फ वो पुराने जमाने वाला कैश नहीं होता कि बिल्कुल हार्ड कैश देने वाली बात हो गई। कैश का मतलब होता है मोड ऑफ पेमेंट यार कैश है, यानी इन द सेंस यू आर मेकिंग द पेमेंट इन कैश। आजकल वो कैश भी बैंक से ही होता है। डेफिनेशन चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आज के टाइम पे अगर तुम पेटीएम भी करते हो तो दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज कैश पेमेंट ओनली, ठीक है, क्रेडिट पेमेंट नहीं कहलाएगा वो। सो अगेन मैं बैंक अकाउंट डेबिट यूज करूंगा, इवन दो वहां पे मैंने लिख रखा है इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल इनटू द बिजनेस। तो अगर तुम फांसी पे लटकाना चाहते हो तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन, चल जाएगा। मैं क्या करूं, मैं भाई इंसान की सोच बदल ही सकता हूं, उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो जैसा मैंने बोला, मैंने यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट लिखा क्योंकि पैसा आया ही होगा बिजनेस में। मैंने टू कैपिटल अकाउंट लिखा, टू कैपिटल अकाउंट, समझना मेरी बात सुनना। सो मैंने यहां पे लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब मैं यहां पे बहुत सीरियस बात करने वाला हूं। मैंने यहां पे पूरा जो लॉजिक बनाया वो कैपिटल से बनाया, ना कि बैंक से। लाइक बैंक से बनाने का कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर मैं बैंक से लॉजिक बनाता तो भैया मैं पैसे के आसपास ही घूमता रह जाता। और मैंने तुम्हें यही सिखाया कि अगर तुम जर्नल एंट्री अटेम्प्ट कर रहे हो, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्लास 11th और ग्रेड 11th, इट इज ऑल्सो अबाउट क्लास 12th, जब तुम तब भी आओगे। और जो भी कैश के अराउंड लॉजिक्स बनाता है उसका हमेशा जर्नल बिगड़ता है। तो मैंने ये नहीं देखा कि डेबिट साइड पे क्या आएगा, मैंने तुम्हें सिखाया और तुम्हारे साथ खुद भी सीखा कि इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल इनटू द बिजनेस है। और मैं जानता हूं अगर कैपिटल है तो वो क्रेडिट साइड ही आएगी, बिकॉज कैपिटल अपने आप में एक लायबिलिटी जैसे नेचर की होती है। तो कैपिटल क्रेडिट साइड में आई है और आनी चाहिए। तो मैंने कैपिटल को क्रेडिट लिख दिया। अब ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल इनटू द बिजनेस है, मतलब वो कैश ही लाया होगा। तो मैं कैश को कैश ना दिखाते हुए बैंक दिखा रहा हूं, बिकॉज मेरा लॉजिक कहता है कि आज के जमाने में तुम भले ही सोल प्रोपराइटर हो, तुम्हारे टीचर कोई भी लॉजिक दे दे, लाइक ऑल हेड्स ऑफ टू देम, दे आर डूइंग ट्रेमेंडस जॉब, बट इफ दे आर टेलिंग यू टू मेक इट एज कैश, आई एम सो सॉरी, आज के जमाने में वो नहीं चलता है। सो आपको डेबिट साइड पे ब्लैंक स्पेस था, क्या वहां पे क्या लिखो, आपने वहां पे बैंक अकाउंट लिख दिया, बिकॉज ऑब्वियसली पैसा तो लाया है तो उसको दिखाना है, और मैं पैसे को बैंक के थ्रू ही दिखाता हूं। नाउ कुछ अजीब तरह के प्राणी होते हैं जिनके हाथ पांव फड़फड़ाते हैं और वो यहां से लेके एक लाइन खींचते हैं और यहां पे DR ऐसे लिखते हैं। एक और चीज बताता हूं, जो भी ये D स्मॉल लिखता है उस पर भरोसा मत करना, समझ रहे हो। आज तक चैनल देखने वाला और डेबिट का D छोटा लिखने वाला, इन दोनों पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। यानी आपको लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यहां पे DR बिल्कुल कोने में लिखेंगे। लाइक DR यहां नहीं आएगा, DR यहां नहीं आएगा, DR यहां नहीं आएगा, DR सबसे कोने में ही आएगा। और सबसे कोने में भी वहां जहां मैंने बताया, और डॉट लग जाएगा, मतलब डॉट आपको लगाना पड़ेगा। अब आप ये सोचेंगे मेरे भाइयों कि मैंने डॉट क्यों लगाया, बिकॉज DR इज अ शॉर्ट फॉर्म, एब्रिविएशन है। नाउ DR व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स, इट इज अ डेबिट रिकॉर्ड। D मतलब डेबिट, R मींस रिकॉर्ड। तो मैंने डेबिट साइड रिकॉर्ड किया है। एक और गलती करते हैं जो हमारे महानुभाव बच्चे, अकाउंट का A छोटा लिखते हैं, लाइक दे राइट अकाउंट लाइक दिस। उन पे भी कभी भरोसा मत करना, क्योंकि अकाउंट का A कभी छोटा नहीं हो सकता है। ये थोड़े से पॉलिशिंग वर्क होते हैं, लाइक ये कोई सिखाएगा नहीं, ये कोई बोलेगा नहीं, लेकिन जो अपर लेवल पे बैठे हैं वो जानते हैं ऐसा होता है, और जो नीचे वाले हैं बोलते काम चल रहा है चलने दो ना। तो देयर इज ऑलवेज मतलब अ मार्जिनल डिफरेंस जैसे बोला जाता है। और यहां पे मैं आगे लिख देता हूं अमाउंट, बिकॉज डेबिट साइड 50,000 आएगा, तो देखना आपको यहां से लिखना चालू करना है, कुछ इस तरीके से लिखना है। तो भैया मैं यहां पे 50,000 लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा 50,000 ऐसा, लाइक थोड़ा कोने से टच करके लिखना है, समझ रहे हो आप। यहां पे मैं 50,000 लिखूंगा ऐसा। मैंने जो एंट्रीज लिखी थी उसके सामने फिगर्स लिखे हैं, लेकिन थोड़ा एंगल देख रहे हो किस तरफ है। ये छोटी छोटी चीजें हैं यार, ये पॉलिशिंग की चीजें, ये कोई सिखाता नहीं है, ये मैं सिखा रहा हूं स्पेशली, ठीक है। तो अब आपको नरेशन लिखना है। अब नरेशन लिखने के लिए अब आप जब चालू करेंगे तो आपके टीचर्स ने यह भी बताया होगा कि मेरे भाइयों आपको यहां पे बीइंग लिखना जरूरी है। नहीं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये ऑप्शनल है। लाइक मुझे गाली खाने में मजा नहीं आता कि मैं कोई ऐसी चीज बताऊं जो तुम टीचर से जाके बोलो तो टीचर बोले अरे वो फर्जी टीचर, उन्हें कुछ नहीं आता, वो कुछ भी बता रहे हैं। बट आई नो वेरी मच। आगे बस वही लाइन छापनी है जो अपन ने ऊपर लिखी थी, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस। ये हो गया मेरे भाइयों, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। और ये जो लाइन खींची जाती है ये सिर्फ पर्टिकुलर्स में खींची जाती है। ओके, इफ यू हैव टू ड्रॉ दैट लाइन दैट विल बी जस्ट इन पर्टिकुलर्स, क्योंकि अगर तुमने ये पूरी लाइन यहां से लेके यहां तक बना दी, समझ रहे हो, इतनी लंबी लाइन खींच दी, दैट मींस यू हैव एंडेड द कंप्लीट जर्नल एंट्रीज। और हम पूरी जर्नल एंट्रीज को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी एक एंट्री कंप्लीट कर रहे हैं मेरे भाइयों। तो सिर्फ एक एंट्री के लिए सिर्फ आपको पर्टिकुलर्स के अंदर लाइन खींचनी है। समझ में आया तो बता देना। अब मैं सिंपल एंट्री करके दिखाऊंगा, लाइक तुम लोगों को पूरा नीट एंड क्लीन करना है, ऐसे ही जैसे मैंने करके दिखाया है। लाइक दिस शुड बी योर फॉर्मेट एवरी टाइम। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि आपने रेंट
पेड किया है, मतलब रेंट पेड, चलो ये बताओ इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है, लायबिलिटी है, आप क्या कहना चाहोगे? अब यार देखो यार, मेरा लॉजिक क्या कहता है, रेंट पेड खर्चा है, मैंने लिख दिया एक्सपेंस। आप बताइएगा मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं। एक्सपेंसेस होता है, और अगर एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस डेबिट नेचर के होते हैं। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड। ये मैं पीछे भी लिखवा चुका हूं, और इससे पहले मैं बहुत क्लियर करके ये चीजें समझा भी चुका हूं। तो आप मुझे बताइएगा क्या ये चीज आपको क्लियर है? ये लिखा हुआ है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। तो अगर मैंने उसको डेबिट लिखा है तो मैंने सही लिखा है या नहीं, आप प्लीज मुझे बताइएगा। मतलब जो एंट्री होनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो होनी चाहिए रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तुम लोगों को कैश यूज करना है, ऑल पावर टू यू, बट मुझे नहीं लगता आज के जमाने में कैश यूज होता है। लाइक दिस इज माई थिंकिंग, मैं थोड़ा फॉरवर्ड थिंकिंग वाला हूं, तो मुझे ये लगता है। अब आप बोलोगे, देखो इसलिए मैं बोल रहा था कि इस पे फोकस मत करो, क्योंकि रेंट तुम ऑब्वियसली कद्दू करेले में नहीं दोगे, ये हर कोई जानता है, ये सबका लॉजिक है। यू विल नेवर पे रेंट इन कद्दू करेला, सो यू नो कि रेंट कैसे पे किया जाता है। तो ऑब्वियसली आपको बैंक के बारे में या जो भी कैश पेमेंट कर रहे हो, आपको उसके बारे में सोचने का कोई जरूरत ही नहीं है। आप बस इस पे फोकस करो, ओके शिट मैंने रेंट पे किया है, रेंट कहां पे आना चाहिए। जैसे ही रेंट पे फोकस रहा, आपको आंसर मिल जाएगा, बिकॉज आपको मालूम है रेंट पे फोकस है तो रेंट डेबिट ही होगा। और अगर रेंट डेबिट होगा तो उसके अलावा दूसरा जो दूसरी जगह लिखना है, लाइक रेंट के अलावा और कहां लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है, आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा क्रेडिट साइड लिखना क्या है। बहुत ईजी है। पेड सैलरीज। अब मुझे ये बताओ सैलरीज कहां आना चाहिए? चलो बताओ, पेड सैलरीज बताओ यार। मेरे हिसाब से एंट्री होनी चाहिए सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तुम्हें कैश लिखना है, ऑल पावर टू यू अगेन, बट मेरे हिसाब से सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होना चाहिए। अच्छा हाँ, अभी मैंने 2-3 चीजों पे तो मजे लिए ही नहीं तुम लोगों के। कई लोग क्या करते हैं, टू यहीं से लिख देते हैं। बेटा ऐसा मत करना, और मैं समझा रहा हूं, सुन लेना, वरना मेरे को बार बार तुम्हारी कॉपी में बोलना पड़ेगा कि रिपीट करो, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। ऊपर जो भी लिखा हुआ है उसके 2-3 वर्ड्स छोड़कर तुम्हारा टू नीचे यहां से चालू होगा। बीइंग पेड, बीइंग रेंट पेड, बीइंग सैलरीज पेड, बस इतना होगा हर्ष भाई। दोनों का नरेशन अगर तुम लोगों को लिखना है तो बीइंग रेंट पेड, बीइंग सैलरीज पेड, लाइक तुम लोगों को पूरा अच्छे से ही लिखना है। मैं ही यहां पे हवाबाजी कर रहा हूं, मजे मार रहा हूं, तुम लोगों को पूरा लिखना है। ओके गुड, मुझे चीज मिल गई बताने के लिए, क्योंकि मैं जब तक नहीं बताऊंगा तब तक तुम लोग परेशान होते रहोगे। तो मेरे भाइयों मैं तुम्हें बता देता हूं, ये जो जर्नल एंट्रीज होती है ना, लाइक तुम्हें पता होना चाहिए ये लेजर फोलियो क्यों होता है। लाइक तुम लोगों का बड़ा डिफिकल्ट वाला प्रॉब्लम आ रहा है कि लेजर फोलियो क्यों आ रहा है, ये लेजर फोलियो क्या है। तो मेरे भाइयों सुनना, जर्नल एंट्रीज जो होती हैं वो होती हैं धर्मशाला। धर्मशाला मतलब कोई भी पैसे का लेन देन हो रहा है, फिर चाहे उसमें पैसा मिल रहा हो चाहे पैसा ना मिल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो लेन देन, उस समय पैसा उसमें इंक्लूड है या नहीं है, या उस समय पेमेंट कैश में हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, पैसे का अगर लेन देन है, भले ही अभी पैसा उसमें इंक्लूडेड है या नहीं है, भले ही अभी पेमेंट हो रहे हैं या नहीं, भले ही अभी इनकम हो रही है या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। इफ इट इज अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, दैट मींस इफ अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स कैश और इकोनॉमिक नेचर का होता है, नॉर्मल सी बात है, उसको जर्नल एंट्री के अंदर लिख लिया जाएगा। इससे जर्नल एंट्री में मच जाती है भसड़, दैट मींस केओस। इसको आप इंग्लिश में बोलते हो केओस। मतलब जर्नल एंट्री के अंदर सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। कैश आ जाता है, रेंट आ जाता है, सैलरीज आ जाता है, एडवर्टीजमेंट आ जाता है, स्टेशनरी आ जाता है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है, और क्या बोलते हैं, रेंट आ जाते हैं, मैंने शायद एक बार और बोल दिया था, बैड डेट्स आ जाते हैं, फ्रेट ऑक्ट्रॉय आ जाता है, परचेजेज आ जाता है, सेल्स आ जाता है, भगवान मैं क्या ही बताऊं, कैपिटल आ जाता है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी आ जाता है, इन्वेस्टमेंट आ जाता है। मतलब सांस ले लूं मैं 1 मिनट। इसके कारण सबसे बड़ी दुविधा क्या होती है, हमें है ना जर्नल एंट्रीज में जब सब कुछ लिखा हुआ मिलता है तो हमें लगता है यहां तो बहुत ही क्योटिक है। फिर आते हैं लेजर फोलियो पे। तुम लोगों ने भी घर वालों से बोला होगा गिव मी सम पर्सनल स्पेस। तो भैया क्या होता है, जर्नल के बाद जस्ट बनाया जाता है लेजर। अभी जर्नल एंट्रीज में तुम रह रहे थे सरकारी क्वार्टर में, जहां पे हर कोई रह रहा था। जब तुम लेजर बनाना चालू करोगे तो सबका इंडिविजुअल घर होगा। मतलब लेजर बनेगा सैलरीज का अलग, जैसे जर्नल तो हमने सबका अलग बनाया नहीं, एक जर्नल एंट्री हेडिंग डाली, सारी एंट्रीज डाल दी, चाहे सैलरी हो चाहे रेंट हो। तुम जरा यहां पे देख लो, जरा इसी में देख लो, तुम्हें 3 ट्रांजैक्शन 3 नए नाम दिख जाएंगे इसमें। कैपिटल एक नाम है, बैंक एक नाम है, सैलरीज तीसरा नाम है। मतलब अलग अलग नाम यूज हो रहे हैं कि नहीं जर्नल एंट्रीज के अंदर। मैंने तो सिंपल हेडिंग डाली जर्नल, और मैं कहा आन दो, सारी एंट्रीज इसी के अंदर लिख दूंगा। लेकिन जब मेरी बात आती है लेजर की, तो लेजर में सैलरीज का अपना एक लेजर बनेगा जिसमें सिर्फ सैलरीज के ट्रांजैक्शन होंगे। बैंक का अलग एक लेजर बनेगा जिसमें सिर्फ बैंक के ट्रांजैक्शन होंगे।
अभी जैसे आपकी बुक्स में कैश भी अलग से दिया हुआ है, तो कैश का अपना एक अलग लेजर बनेगा जिसमें कैश के सारे ट्रांजैक्शन होंगे। फिर रेंट का अपना एक लेजर बनेगा जिसमें रेंट के सारे ट्रांजैक्शन होंगे। तो मेरे भाइयों, लेजर का मतलब जितनी भी जर्नल एंट्रीज में अलग अलग टर्म यूज हुए हैं उतने लेजर बनेंगे। यानी अगर पूरे साल भर की जर्नल में 6000 अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है तो 6000 अलग अलग लेजर बनेंगे उनके नाम के। सबको अपना अपना घर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यानी जर्नल एंट्री एक बस की तरह है और लेजर अपनी एक पर्सनल कार की तरह है। तो अब ये लेजर फोलियो वगैरह क्या है? वो जर्नल में एक एंट्री करी थी तुमने बैंक को लेके, जैसे मैंने यहां पे बैंक लिखा हुआ है, तो मैं बैंक के सामने लिख दूंगा, मान लेते हैं से फॉर एन एग्जाम्पल 8। अब ये 8 का मतलब क्या है? जब तुम लेजर वाली बुक खोलोगे तो तुम्हें ये बैंक की एंट्री 8वें पेज नंबर पे मिल जाएगी। फिर कैपिटल के सामने मान लो लिख देता हूं मैं 10, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ अब कि जब तुम लेजर खोलोगे जहां पे सबके अपने घर बने हुए हैं तो तुम्हें 10वें पेज नंबर पे कैपिटल की एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि भैया लेजर भी बहुत बड़े बड़े होते हैं तो तुम्हें पेज नंबर ढूंढने में तो बहुत दिक्कत होगी ना मेरे भाई। तो इसलिए जब कैपिटल को तुम लेजर वाली बुक में जाके ढूंढोगे तो कैपिटल 10वें पेज नंबर पे मिल जाएगा। ऐसे ही जब तुम लेजर बनाते हो ना मेरे भाई, उस लेजर में ना जर्नल फोलियो होता है, जेएफ होता है। जब लेजर बनाओगे कि लेजर में कभी तुम्हें ढूंढना है कि ये एंट्री जर्नल में कौन से पेज पे है, तो मान लो मैंने 1 लिख रखा है तो मैं जर्नल में जाऊंगा और देख लूंगा अच्छा पेज नंबर 1 में एंट्री है, अच्छा ये रही एंट्री। ऐसे एक्सपेंसेस डेबिट क्यों होते हैं? क्योंकि ये प्रथा है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है वो डेबिट होती है और जो आपका नहीं है वो क्रेडिट होता है। ऐसे कुछ रूल्स बनाए गए। जैसे अब तुम पूछो प्लस प्लस क्यों होता है, अब उसका तो कोई लॉजिक नहीं है। ऐसे ही डेबिट डेबिट क्यों होता है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। डेबिट शो करता है दैट बिलोंग्स टू यू। कोई खर्चा अगर तुम्हें बिलोंग करता है, डेबिट। कोई एसेट तुम्हें बिलोंग करता है, डेबिट। दैट मींस डेबिट शोज यू हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज थिंग्स। खर्चा है तो भी तुम्हारा है, नुकसान है तो भी तुम्हारा है, एसेट है तो भी तुम्हारा है। जो तुम्हारा है वो डेबिट, डजंट मैटर फिर वो क्या है, फिर वो खर्चा है या फिर वो तुम्हारा एसेट है। इफ इट इज योर्स वो तुम्हारा ही होगा, यानी वो डेबिट होगा। लाइक घर वाले भी कहते हैं ना, तुम नहीं करा था अब भुगतो, दैट मींस दैट इज बीइंग डेबिटेड टू यू, वो तुम्हारा हो गया है। उधारी क्रेडिट होती है, लाइक वॉट एवर इज उधारी दैट विल बिकम क्रेडिट ओनली। भाई सिंपल सी चीज है यार, याद रखना। अगर आप बोर्ड्स में कैश लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, बैंक लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लाइक पिछले साल ही मेरे 8 बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 अकाउंट्स में स्कोर किए थे, तो मैं उस लेवल पे बता रहा हूँ। मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। लाइक हाईएस्ट अपने कॉमर्स बाबा से 98.6 गया था, तो यू शुड नो, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट अगर यहां पे लिखता हूं मेरे भाइयों, बिल्डिंग परचेज्ड। बिल्डिंग अगर मैंने खरीदी है तो आपका क्या लॉजिक लगेगा, आप ये बताओ। तो बिल्डिंग परचेज्ड आपके हिसाब से एसेट है। मैं भी आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं मेरे भाइयों। जो आप कह रहे हैं कि बिल्डिंग जो है वो अपने आप में एक एसेट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्डिंग परचेज को मुझे ये देखना चाहिए एसेट के नजरिए से कि बिल्डिंग अपने आप में एक एसेट है मेरे भाइयों। और अगर मैं एसेट परचेज कर रहा हूं तो आप भी जानते हो बिल्डिंग को डेबिट ही लिखना पड़ेगा मुझे। मतलब चलो यार, मैं यहां पे एक बढ़िया प्यारा प्यारा सा बिल्कुल एकदम फॉर्मेट बना देता हूं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया बिल्डिंग परचेज मेरे भाइयों, तो आपने मुझे बोला कि बिल्डिंग परचेज आप ही का कहना है कि एसेट होता है। तो मैं तो यहां तक जानता हूं कि एसेट जो होता है वो डेबिट नेचर का होता है। मतलब मुझे कुछ नहीं पता, मैं रैंडम डेट लिख रहा हूं यहां पे 2020 करके जनवरी 7। मैं तो बिल्कुल आंख बंद करके बिल्डिंग अकाउंट डेबिट लिख रहा हूं, बिल्डिंग अकाउंट एंड बिल्कुल कोने में जाके डेबिट, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। मुझे बस इतना पता है कि भैया बिल्डिंग जो होता है ना वो डेबिट साइड आता है, क्योंकि बिल्डिंग खरीदी है मतलब बिल्डिंग हमारे पास आई है, तो हमने डेबिट लिख दिया, वो हमारा एसेट है। 2 लिखूंगा बैंक अकाउंट, क्योंकि खरीदी कैसे होगी, ऑब्वियसली पैसा देकर, तो मैंने यहां पे लिख दिया से फॉर एग्जांपल मैं इस अमाउंट को लेकर चल रहा हूं मेरे भाइयों 1 लाख रुपीस, तो मैंने यहां पे 1 लाख रुपीस लिख दिया। यहां पे भी मैंने 1 लाख रुपीस लिख दिया, ठीक है। नरेशन लिख देते हैं, जिनको बीइंग की जरूरत है उनके लिए बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड। बताओ मेरे भाइयों सबको ये एंट्री समझ में आई कि नहीं? लाइक आई एम वेटिंग, प्लीज मुझे बता दो। और इसके नीचे एक लाइन खींच दी जाएगी, सिर्फ यहां से लेके यहां तक, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, इतनी लाइन खींची जाएगी ताकि भाई क्लियरिटी रहे कि हम क्या कर रहे हैं। ये लाइक जितने लोग देख रहे हैं, मैं तुम सबसे उम्मीद रखता हूं कि तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे होगे। ऐसा नहीं कि घर पे बस बैठे हुए हैं। लगना चाहिए कि तुम लोग मेरे वीडियोस बार बार देखते हो और करते, लगना चाहिए ना, माहौल बना हुआ है। कॉमर्स बाबू से पढ़ने का मतलब ही क्या अगर माहौल ना बने तो। मान लो मैं अगर तुमसे पूछता हूं कमीशन रिसीव्ड, तो तुम्हारे हिसाब से कमीशन रिसीव्ड क्या होना चाहिए? लाइक फॉर यू व्हाट इट इज, कमीशन विच यू हैव रिसीव्ड, तुम्हारे हिसाब से कमीशन रिसीव्ड क्या है? ठीक है भाई, तुम लोग कह रहे हो कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट है,
तो मैं क्रेडिट साइड ही लिखूंगा, मुझे तो ये पता है भाई, मैंने इतना ही सीखा है। मैं लिखूंगा जनवरी 08 करके लिख देते हैं। टू कमीशन करके लिखूंगा मेरे भाइयों, टू कमीशन अकाउंट करके, क्योंकि क्रेडिट साइड तुमने ही बोला इनकम है, तो मेरे भाइयों इनकम तो यार क्रेडिट साइड ही आएगी मेरे भाइयों। अब आप भी जानते हो भैया, कमीशन आया होगा, कमीशन रिसीव हुआ होगा, तो मेरे भाइयों पैसा ही आया होगा। तो डेबिट लिखना मेरे लिए बड़ा आसान हो गया, मैंने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। लो भाई कितना आसान था। मान लो इसका अमाउंट ले लेते हैं अपन 5000, मैं रैंडम ले रहा हूं, कोई भी फिगर है ना, तो मान चिपका के मत बैठ जाना कि भैया 5000 कहां से आया, मैंने रैंडम लिया है 5000। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, नरेशन लिख देंगे बीइंग कमीशन रिसीव्ड। ये लो मेरे भाइयों दूसरी एंट्री भी हो गई। बताओ मेरे भाइयों, तो कल हम इसके आगे करेंगे, मैं तुम्हें और भी चीज़ें सिखाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें बताएं, खैर अभी थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, तो मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। सो लेट्स सी, ठीक है मेरे भाइयों, ऐसे ही करते जाओ। और अभी तो मैं क्वेश्चंस करने चालू नहीं करने हैं, अभी तुम यही करो जितना मैं बताते जा रहा हूँ। और मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, अकाउंट्स इज़ नॉट टफ, इट्स ऑल अबाउट तुम पढ़ किससे रहे। अगर तुम सही इंसान से पढ़ रहे हो, बिलीव मी अकाउंट्स हमेशा इंटरेस्टिंग रहेगा, कभी टफ लगेगा ही नहीं। और अगर इंसान गलत है पढ़ाने वाला, तो हमेशा अकाउंट्स में सिरदर्द रहेगा कि भाई यार शिट, ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, ये चैप्टर बहुत टफ है, वो चैप्टर बहुत टफ है। बिकॉज यू नो आप एक ऐसी एज में हो, आप लाइफ की एक ऐसी स्टेज में हो जहाँ पे आपका खुद का थॉट प्रोसेस नहीं है, यू आर अ टीनेजर, एंड वो जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना अच्छा है। इट्स ऑल अबाउट जो आपको पढ़ा रहा है या गाइड कर रहा है, क्या वो सही तरीके से कर रहा है या नहीं। और अगर कर रहा है तो बिलीव मी आपको कभी भी वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेगी, टफ नहीं लगेगी। जो बोला जाता है टफ लगना, वो कभी नहीं होगा। एंड बिकॉज आई हैव सफर्ड द सेम थिंग इन माई लाइफ, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। शायद मैं कभी टीचिंग में नहीं आता अगर मैं वही परेशानियाँ ना झेलता, तो मैंने वो परेशानी झेली है, इसलिए मैं समझता हूँ वो परेशानी कैसी होती है। सो विथ ऑल द लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच मेरे भाइयों, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। तब तक के लिए बहुत ही सारा प्यार और धन्यवाद।